जी, आज जो है हमारा पैनोलॉजी का सेकंड लेक्चर है और ये है प्लिनोमॉर्फ्स की कंपोजिशन के बारे में कि प्लिनोमॉर्फ्स किस मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और क्या क्या इनके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आपका स्किप ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लिनोमॉर्फ्स की कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मटेरियल प्लिनोमॉर्फ्स की कंपोजिशन के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है काइटिन। काइटिन अब एक क्लोज रिलेटिव है सेलुलोज का। अब यहाँ पे एक पजलिंग सिचुएशन आ जाती है क्योंकि जो सेलुलोज है, ठीक है, वो इजीली डिग्रेड हो जाता है नेचर के अंदर और इसकी डिग्रेडेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, शुगर्स बन जाती हैं जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, और इन शुगर्स को बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन हो जाती है सेलुलोज की सर्टेन एंजाइम्स की वजह से, या फिर हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है। अगर हम एज एन एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये क्वाइट डिस्ट्रक्टिव है सेलुलोज के लिए, लेकिन जो वेरियस सेलुलोज हैं उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हर किसी सेलुलोज के कंपोनेंट के ऊपर डिफरेंट केमिकल्स का डिफरेंट जो है वो इफ़ेक्ट होगा। अब कुछ सेलुलोज ऐसे भी होंगे, सेलुलोज के कुछ मटेरियल्स जो कि रेजिस्टेंट होंगे केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से। फिर हमारे पास आती है हाउस होल्ड ब्लीच। हाउस होल्ड ब्लीच की कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर 2.5% NaOCl होता है हाउस होल्ड ब्लीच के अंदर। ब्लीच जो है ये कपड़ों को वाइटन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, इससे जो कपड़े का जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कपड़े की बात हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो क्लॉथ्स हैं, जो फाइबर है वो भी सेलुलोज से मिलकर बना होता है। अच्छा जी, ये है NaOCl, ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या करता है, ये अटैक करता है लीलन को। लीलन भी एक फैब्रिक की टाइप है, उसको अटैक करता है, लेकिन जो कॉटन फैब्रिक्स हैं, ठीक है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। लीलन के ऊपर अटैक जल्दी हो जाता है क्योंकि लीलन के अंदर जो सेलुलोज का फाइबर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कॉटन। अच्छा, अब सेलुलोज की जो प्राइमरी वॉल है कुछ फॉसिल्स के अंदर, फॉसिल्स की बात करें तो प्राइमरी वॉल जो है ये परसिस्ट कर जाती है। और परसिस्ट किस तरह करती है, लिग्निफिकेशन के बाद लिग्निफाइड जो सेकेंडरी वॉल है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन जो प्राइमरी वॉल है वो परसिस्ट कर जाएगी। फिर अब काइटिन की बात कर रहे हैं। काइटिन की अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर है काइटिन का, उसके अंदर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, इनसॉल्युबल पॉलीमर्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के पॉलीमर्स प्रेजेंट होंगे। ये सेलुलोज से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर के अंदर एक ही डिफरेंस आता है। काइटिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है एसीटेमाइड ग्रुप, ठीक है जी, एसीटेमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। काइटिन और स्पोरोपोलिन जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही बिहेव करते हैं सेडिमेंट्स के अंदर या फिर लेबोरेटरी प्रोसीजर्स के अंदर। अगर हम कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स देखें तो स्पोरोपोलिन जो है वो एक पेल येलो कलर का सब्सटेंस है, लेकिन जो काइटिन है वो ऑलमोस्ट क्लियर होता है। काइटिन जो है वो क्लियर होगा।
अच्छा जी, लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज भी हो सकता है। ऑफन क्या होता है कि ये डार्क ब्राउन से ऑरेंज ब्राउन से या फिर ग्रेश ब्राउन की शेड भी इख्तियार कर लेता है। मतलब ब्राउनिश शेड जो है कोई भी हो काइटिन की, वो चेंज होती रहती है। अगर हम काइटिन की दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखें तो भी ये सिमिलर हैं स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन जो है ये भी एक रेजिस्टेंट कंपाउंड है प्लेनोमॉर्फ्स के स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन ये देखा गया है कि जो कार्डिनस प्लेनोमॉर्फ्स हैं ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से, और जब चेंज इन कलर होता है उस पे भी कम इफ़ेक्ट होता है काइटिन सब्सटेंसेस का, जो कि चेंज इन कलर हो रहा है कार्बनाइजेशन की वजह से। ये थी काइटिन की कंपोजिशन और काइटिन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कंपाउंड वो है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की बात करें तो एक फैमिली है सिमिलर सब्सटेंसेस की जो कि बनाती है इसका बेसिक स्ट्रक्चर और रेजिस्टेंट वॉल बनाती है ज़्यादातर प्लेनोमॉर्फ्स की, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक्रिटाक्स, प्लांट के स्पोर्स और पोलन, इनकी कंपोजिशन के अंदर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है। एल्गी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एल्गी के अंदर भी स्पोरोपोलिनिन जो है वो प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, फाइकोपेल्टिस ओपिफाइटन एक ग्रीन एल्गा है। फाइकोपेल्टिस ओपिफाइटन ये ग्रीन एल्गा है, इसकी वॉल के अंदर भी स्पोरोपोलिनिन जो है वो प्रेजेंट होता है। एक्रिटाक्स की बात करते हैं अगर हम, एक्रिटाक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एल्गल मटेरियल से मिलकर बने होते हैं और इनके पास स्पोरोपोलिनिन की एक टाइप होती है जो कि डिग्रेडेशन से रेजिस्टेंट बनाती है। अब स्पोरोपोलिनिन की वो फॉर्म जो कि रेजिस्टेंट वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है बहुत सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स की सिस्ट के अंदर, इनके मेम्ब्रेन के अंदर, इनकी कवरिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं डाइनोस्पोरिन। उसको हम कहते हैं जी कि वो हमारे पास है डाइनोस्पोरिन। ये क्या है? स्पोरोपोलिनिन की एक फॉर्म है। और प्रेजेंट किस में है? डाइनोफ्लैजिलेट्स की सिस्ट में। अब डायनोस्पोरिन की बात करते हैं। डायनोस्पोरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिमिलर तो है स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है, लेकिन ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डिफरेंट स्टेन्स को डिफरेंटली बिहेव करता है। जैसे कि बात करते हैं डायनोस्पोरिन की, ठीक है, डायनोस्पोरिन की डिफरेंट फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ हैं स्पोरोपोलिनिन की निस्बत। अब एक इंटरेस्टिंग सब्सटेंस यहाँ पे इसीलिए जाहिर होता है कि जो ज़्यादातर इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब डायनोस्पोरिन की बात करें तो ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है एसिटोलाइसिस, लेकिन ये डिग्रेड हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड। इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? डिग्रेड कर सकते हैं डायनोस्पोरिन को। अच्छा जी, अगर हम सेकेंडरी फ्लोरेसेंस की बात करें, जब इसको स्टेन किया जाता है प्रिमोलिन से, फिर जब स्लाइट एलिवेशन देखी जाए टेम्परेचर की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स की, तो उसमें क्या होता है? येलो टू ऑरेंज कलर चेंज होता है, फिर ब्राउन आता है और फाइनली जो है डायनोस्पोरिन का कलर जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। और ब्लैक कलर जो है वो डिपेंड कर रहा है चेंज ऑफ टेम्परेचर का। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ज़्यादा कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर स्पोर और पोलन की एग्जाइम की बात करें तो वो क्या करते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं टेम्परेचर
अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। स्पोर एंड पोलन इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। जॉन ने 1814 के अंदर ये ऑब्जर्व किया और करेक्टराइज किया। बर्जीलियस ने 1830 के अंदर जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है, रेजिस्टेंट वॉल कंपाउंड ऑफ लाइकोपोडियम का, वो ये है C90H142 और ऑक्सीजन जो है 27। अच्छा जी, इसी तरह पिसिया पाइनस और कोराइलस स्पोरोपोलिनिन जो हैं उनका भी इस तरह से फॉर्मूला है स्पोरोपोलिनिन्स का। ये थे जी हमारे पास स्पोरोपोलिनिन। अब देखते हैं स्पोरोपोलिनिन के जो नेचर के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं। स्पोरोपोलिनिन नेचर एलिमेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आते हैं विसिन थ्रेड्स। ये क्या हैं? एक्ट एक्साइनस एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं एक स्टिकी वेबिंग। वेबिंग कहते हैं जिस तरह एक हमारे पास जाल जो है वो बन रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्टिकी वेबिंग जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह के जो थ्रेड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय वेरियस एंटोमोफिलस, ऑर्निथोफिलस और कायरोटेरोफिलस। अब ये प्रोड्यूस हो सकते हैं विसिन थ्रेड्स बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोफिलस जो है ऐसा मीन ऑफ पॉलिनेशन है जो कि होता है बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। उसके अलावा ऑर्निथोफिलस बाय बर्ड्स, मतलब बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बैट्स, ये विसिन थ्रेड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये पॉलिनेशन वगैरह करवा रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास आते हैं नेक्स्ट में इलेटर्स। इलेटर्स क्या हैं? इलेटर्स जो हैं ये पेरिस्पोर लाइक बैंड्स हैं जो कि अटैच होते हैं इक्विसिटम के स्पोर्स के साथ। इक्विसिटम जो है एक प्लांट है, ठीक है। अब प्रोबेबली ये यूज़ होते हैं डिस्पर्सल के लिए बाय एयर करंट्स, क्योंकि इसके पास ये विंग लाइक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं और इससे जो है इसका डिस्पर्सल ईजी हो जाता है। फिर हमारे पास आती हैं उबिक बॉडीज़। उबिक बॉडीज़ जो हैं ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं। इनका साइज़ देखा जाए तो 2 to 5 माइक्रोमीटर इनका साइज़ है। ये क्या है? पीसीज हैं स्पोरोपोलिनिन के। स्पोरोपोलिनिन के ये पीसीज हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अपेरेंटली ये प्रोड्यूस होते हैं बाय टेप्टम से। टेप्टम की वजह से किस तरह ये प्रोड्यूस होते हैं? जब थ्रो अवे हो रहा होता है और फॉर्मेशन हो रही होती है एक्साइन प्रॉपर की, तब ये उबिक बॉडी जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। अब हमारे पास दो ब्रांचेज आती हैं पैलिनोलॉजी की, एक होती है पैलियोपैलिनोलॉजी और दूसरी है नियोपैलिनोलॉजी। पैलियोपैलिनोलॉजी की बात करें तो ये वो ब्रांच है पैलिनोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन्स की और स्पोर्स की, रादर देन विद दोज स्टिल एक्सटेंट स्पीशीज़ की बात नहीं करेंगे हम, इसके अंदर एक्सटिंक्ट की बात करेंगे और इसके अलावा प्रिजर्व मटेरियल की बात करेंगे और फॉसिलाइज मटेरियल की बात करेंगे पैलियोपैलिनोलॉजी के अंदर। फिर हमारे पास आता है पैलिनो डेब्रिस। पैलिनोलॉजिकल प्रिपरेशंस के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब पैलिनोलॉजिकल प्रिपरेशंस जब हो जाती हैं तो उसके बाद जो रेजिड्यू मटेरियल बचता है हमारे पास, उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पैलिनो डेब्रिस है। ज़्यादातर इसकी 4 कैटेगरीज जो हैं वो पैलिनोलॉजिस्ट जो हैं वो बताते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है वुड मटेरियल आ जाता है, उसके अलावा प्लांट के टिश्यूज़ आ जाते हैं, एल्गल मटेरियल आ जाता है, ठीक है, या फिर ट्रेकिड्स वगैरह जो हमारे पास आ जाते हैं। फिर बात करते हैं नियोपैलिनोलॉजी की। अच्छा जी, अब फोसिल्स क्या होते हैं?
फॉसिल्स हैं रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ ए प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिजर्व हो जाती थी पेट्रीफाइड फॉर्म के अंदर या फिर मोल्ड और कॉस्ट के अंदर, जैसे कि रॉक्स के अंदर। फॉसिल के लिए कंडीशन है कि उसको गुजरे हुए कम से कम 50 से 60 साल का अरसा हो या फिर इससे भी ज़्यादा का अरसा हो। लेकिन अगर सब फॉसिल की बात करें तो प्रिजर्वेशन का टाइम है, अगर 600 ईयर्स से लेस हो, ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये ट्रू फॉसिल है। अगर मोर देन 600 ईयर्स हो, यहाँ पे लेस और मोर की बात होगी कि सब फॉसिल जो कहते हैं हम, अगर 600 ईयर से कम का अरसा हो या 600 ईयर से ज़्यादा का अरसा हो। और सब फॉसिल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं वो मटेरियल जिनका जो प्रिजर्वेशन टाइम है वो 600 ईयर से कम हो, लेकिन अगर मोर देन 600 ईयर्स हो तो वो हमारे पास होते हैं ट्रू फॉसिल्स। फिर बात करते हैं नियो पैलिनोलॉजी की। ये भी एक ब्रांच है पैलिनोलॉजी की। इसके अंदर क्या करते हैं, एक्सटेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और डिसोसिएटेड पार्ट्स जो होते हैं मेगास्पोर्स को, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंडीशन लिविंग होना चाहिए, मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए और एक्सटेंट होना चाहिए। इसमें ना ही फॉसिल्स की बात होती है, ना ही प्रिजर्वेशन की बात होती है, ना ही एक्सटिंक्ट मटेरियल की बात होती है। बात होती है तो सिर्फ लिविंग और प्रेजेंट मटेरियल की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कैटेगरीज ऑफ पेलिनोमॉर्फ्स। पेलिनोमॉर्फ्स की कैटेगरीज देखी जाएँ कि क्या क्या मटेरियल इसके अंदर फॉल करता है। इसकी कैटेगरी के अंदर तो हमारे पास 13 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरी जो हमारे पास आती है एक्रिटाक्स। एक्रिटाक्स की रेंज देखें तो रेंज इसकी है प्रोटीरोजोइक पीरियड से लेकर प्रेजेंट तक, ठीक है। एक्रिटाक्स का ओरिजिन जो है वो अब तक अनडिसाइडेड और डाउटफुल ओरिजिन है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था एबिट ने, ठीक है। और हमारे पास आते हैं स्ट्रिकोस्फेरॉइड्स। ये क्या है, स्पाइनी स्फेयर्स हैं और एनालॉगी हैं इस जीनस की, मतलब एक्रिटाक्स से मिलते जुलते हैं। हिस्टिकोस्फेरॉइड्स जो हैं ये एक सिनोनिम है स्पाइनी फेराइड्स का, ठीक है। होता क्या था, जो फॉर्मर हिस्टिकोस्फेरॉइड्स थे जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स के सिस्ट के अंदर शो नहीं किए जा सकते थे, वो बच गए और उसको हमने क्या कहा कि डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं हैं बल्कि ये क्या हैं, एक्रिटाक्स के अंदर आते हैं। लेकिन ताम क्या होता है कि जो एक्रिटाक्स की टर्म्स के अंदर एक लार्ज रेंज आती है एल्गल बॉडीज़ की, लार्ज रेंज ऑफ एल्गल बॉडीज़, ज़्यादातर इसके अंदर एक्रिटाक्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा हमारे पास ये जो एल्गल बॉडीज़ हैं ये ज़्यादातर होती हैं मैरीन। और इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो ब्रैकिश वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगी और फ्रेश वाटर की फॉर्म्स भी हैं वो प्रेजेंट होंगी जो कि अकाइनेट्स और हिप्नोजाइगोट्स की फॉर्म में होंगी। अब इनकी साइज़ रेंज देखी जाए तो इनका साइज़ होता है 10 माइक्रोमीटर टू मोर देन 1000 माइक्रोमीटर। ज़्यादातर जो हैं 15 टू 80 माइक्रोमीटर की साइज रेंज के अंदर आते हैं। ये जो है पेलिनोमॉर्फ्स का साइज रेंज है, ठीक है। अगर इनकी वॉल की बात करें तो इनकी वॉल के अंदर जो है स्पोरोपोलिन जो है प्रेजेंट होगा या फिर इस तरह का सिमिलर कंपाउंड भी प्रेजेंट होगा। इनकी शेप्स की बात करें तो साइलेट, स्कैब्रेट, स्पाइनी, रेटिकुलेट या फिर इस तरह की मिलती जुलती जो है वो शेप्स प्रेजेंट हो सकती हैं। स्पाइनी इस तरह की शेप होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी शेप्स जो हैं स्कैब्रेट, स्पाइनी, ये जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे शेप्स के बारे में उसके अंदर आपको मज़ीद जो है ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। सबसे पहले ये अपीयर हुए प्रोटीरोजोइक पीरियड के अंदर, ठीक है। और जब ये प्रोटीरोजोइक पीरियड के अंदर अपीयर हुए तो इनकी कंपोजिशन ज़्यादातर थी स्फेरिकल और इनका डायामीटर जो था ऑलमोस्ट 30 माइक्रोमीटर था।
फिर कुछ पैलोनोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने डाइवर और पीट को फॉलो किया और उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इस तरह की जो बॉडीज़ को जिनके पास स्पाइंस, प्लेट्स या फिर दूसरे फीचर्स नहीं हैं जो कि सजेस्ट कर रहे हैं एल्गल एफिनिटी, और इनको उन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास हैं क्रिप्टाक्स। अच्छा जी, हाउएवर ये अभी तक कॉमन ही है कि इन टाइप्स को भी एक्रिटाक्स की कैटेगरी के अंदर ही जो है वो शामिल किया जाएगा, क्रिप्टाक्स को भी। ये थे जी हमारे पास एक्रिटाक्स। फिर हमारे पास आते हैं काइटिनोजोन्स। काइटिनोजोन्स जो हैं ये टैक्सा है फ्लास्क शेप ऑर्गेनिक वॉल्ड मेरीन माइक्रोफोसिल्स का। जिस तरह फ्लास्क की शेप होती है उनसे मिलती जुलती इनकी शेप होती है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं, एक एनिमल प्रोड्यूस करता है इसको, काइटिनोजोन्स को, लेकिन अभी तक उस एनिमल का पता नहीं चला कि वो कौन सा एनिमल है जो काइटिनोजोन्स को प्रोड्यूस करता है। अब इनका रिलेशन देखें तो इनका रिलेशन है फंगल रिलेशनशिप। फंगल रिलेशनशिप शो करवाते हैं। इनके अंदर आते हैं एग्स ऑफ सॉफ्ट बॉडीड मेरीन मेटाजोन्स। ये सबसे पहले अपीयर हुए थे कैम्ब्रियन रॉक्स के अंदर, ठीक है। कैम्ब्रियन रॉक्स के अंदर सबसे पहले ये अपीयर हुए थे काइटिनोजोन्स। फिर उसके बाद इनकी रेंज देखी जाए तो इनकी रेंज है कैम्ब्रियन टू लेटेस्ट डिवोनियन। ये इनकी रेंज है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। ये क्या है, सूडोकाइटनस पेलिनोमॉर्फ्स हैं, ठीक है। इनमें से एक जो मटेरियल है वो है ग्रेप्टोलाइट्स। ग्रेप्टोलाइट्स की बात करें तो इनके रिलेशनशिप के बारे में भी आर्गूमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इनको ग्रेप्टोलाइट्स को देखा जाए तो इंडिविजुअल के तौर पर ही देखा जाता है। इनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, लेस ओपेक होती हैं, और इनको ज़्यादातर स्टडी किया जाता है बाय SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज़ किया जा सकता है ब्रोकन सर्फेसिस को रिवील करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको यूज़ किया जाता है। ये जो है एबंडेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते स्पोर्स और पोलन की तरह और एक्रिटाक्स की तरह, ठीक है। लार्जर सैंपल जो हैं काइटिनोजोन के वो प्रोसेसिंग में अभी इसी वजह से लार्जर स्पेसिमेन जो है वो इजीली ब्रोक हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो हैं काइटिनोजोन्स को हैंडल करने के लिए अप्लाई की जानी चाहिए। ये था जी आज का हमारा लेक्चर कंपोजिशन के बारे में और कैटेगरीज। हमने अभी 2 ही कैटेगरीज पढ़ी हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।